प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं फिजिक्स के लिए यह गणितीय अवधारणा का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने देख ही लिया है, अवकलन के बारे में परिचय जान लिया है, अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र जान लिए हैं, कुछ सवाल भी देख लिए थे, लेकिन कुछ सवाल शेष रह गए थे, इम्पोर्टेंट सवाल हैं। तो आज के वीडियो में अपन उन्हें कवर कर लेते हैं। पहला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर हम लगा देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रश्न आपकी फिजिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही है। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ये अवकलन, समाकलन और सदिश विश्लेषण का यूज फिजिक्स में होता रहेगा। साथ ही साथ यह जो विषय वस्तु है यह गणित के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मल्टीपर्पज़ आज का वीडियो है, मैथ्स के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न दिया है √x प्लस 1/√x। अब इसको कई प्रकार से हल किया जा सकता है। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सरलीकृत रूप में लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले तो अपन विधिवत लिखेंगे हल, इस टाइप से लिख दिए हल, फिर यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, ये माना लिख लिए, माना y बराबर √x प्लस 1/√x। अपन ने ऐसा लिख दिया है ना, तभी ना dy/dx निकालेंगे। अब इसको थोड़ी सा सरल करना है। कैसे करेंगे, देखें, y तो पहले लिख रहे हैं ये। अब इसके नीचे यदि कुछ नहीं तो बटे में आप 1 लिख सकते हैं और इसका एलसीएम ले लेंगे तो √x बन जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा x बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे आ गया आपने समझ लिए होंगे कैसे लघुत्तम हल करते हैं। √x में 1 का भाग देंगे, √x में यहाँ देखिए √x में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, √x ही आएगा। अब √x जो आया उसका अंश में गुणा करेंगे, यानी √x में ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, √√ का गुणा होगा तो √ का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल होकर के x आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x, और इसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि √x में हर का भाग देंगे, √x का भाग देंगे तो कट करके 1 आएगा। अब 1 का गुणा अंश में करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर मेथड यही है, पर प्रायः विद्यार्थी ऐसा समझ जाते हैं तिर्यक गुणा, कि इसका गुणा इसमें कर दिए तो x आ गया और इसका गुणा 1 में कर दिए तो 1 आ गया, पर एक्चुअली मेथड ये होती है। ठीक है, आपको समझ में आने चाहिए, चाहे किसी भी विधि से आप करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कैसे हल करें। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन x के सापेक्ष, अब अवकलन का प्रयोग होगा यहाँ पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर अपन ने लिखा dy/dx, ऐसा लिख दिया। ठीक है, dy/dx ये अवकलन का प्रतीक है, y का x के सापेक्ष अवकलन। अब यहाँ पर अपन ने लिख दिया d/dx, और ये पूरा फंक्शन लिख दें, y का पूरा मान, यहाँ जो y का मान है ये जो निकला है इसको आप यहाँ रख दें, x प्लस 1/√x ये। अब यहाँ पर आपको सूत्र लगाना है। देखिए, अब यहाँ पर आपको ये वाला सूत्र लगता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर का एक पहला नंबर का फंक्शन, नीचे का दूसरे नंबर का, यानी कि भाग वाला सूत्र। ये फर्स्ट फलन हो गया, ऊपर का मान लीजिए, और नीचे का सेकेंड फलन मान लें। तो भाग वाले सूत्र को हमने याद करने के एक ट्रिक बताए थे। कौन सा ट्रिक है वो, ये देखिए, 2.1 डैश माइनस 1.2 फिर डैश यहाँ लगा करके वर्ग। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे सेकेंड फलन इंटू डिफरेंशियल, जिसमें डैश लगा हो उसको डिफरेंशियल बोलना है, डिफरेंशियल इंटू फर्स्ट फलन, फिर माइनस फर्स्ट फलन इंटू डिफरेंशियल सेकेंड फलन बटे सेकेंड का वर्ग। ये सूत्र यहाँ पर लगा देना है। फर्स्ट फलन कौन सा है, ऊपर वाला, सेकेंड फलन कौन सा है, नीचे वाला। चलिए शुरू करते हैं अवकलन बहुत आसानी से। देखें क्या लिखना है, 2 लिखा है ना, यानी सेकेंड फलन। तो सेकेंड फलन क्या है, √x, तो √x आपने ये लिख दिया। ठीक है ना, फिर d/dx लिखे, फिर डैश d/dx यानी अवकलन, यानी डैश लग गया समझ लीजिए। फिर काहे के ऊपर डैश लगाया है, फर्स्ट के ऊपर, तो यानी फर्स्ट का अवकलन करना है। तो कोष्टक में फर्स्ट फलन पूरा लिख दें आप, x + 1। ठीक है ना, अब यहाँ पर बीच में माइनस। ठीक है, फिर फर्स्ट फलन, तो फर्स्ट फलन क्या है, x + 1। ठीक है ना, फिर डिफरेंशियल काय के ऊपर लगा, सेकेंड के ऊपर लगा है ना, तो d/dx
डैश लगा यानी डी बटे डी एक्स, ठीक है। किसके ऊपर डैश लगा? सेकेंड के ऊपर, तो यहाँ पर सेकेंड लिख दें अंडर रूट एक्स, ठीक है ना, बटे सेकेंड फलन ये लिखा सेकेंड का वर्ग, सेकेंड फलन का वर्ग यानी अंडर रूट एक्स का वर्ग, ये आपने सूत्र लगा दिया, ठीक है ना। देखिए कैसे हल करेंगे, आपको देखो इसका अवकलन करना है, तो अवकलन कैसा होगा? डी बटे डी एक्स यहाँ जाएगा, फिर डी बटे डी एक्स यहाँ जाएगा, ठीक है। और इसका आप करके देख लीजिए, इसका कितना आएगा। वैसे हमने बताया थे सूत्र में कि डी बटे डी एक्स रूट एक्स का अवकलन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स निकला करता है। तो आप तो चाहे डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं, ये चाहो तो आप इसको ऐसे भी हल करके कर सकते हैं, डी बटे डी एक्स अंडर रूट यानी कि 1/2 घात, है ना। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा देंगे? यहाँ पर सूत्र लगा देंगे डी बटे डी एक्स एक्स की घात एन, तो कितना हो जाता है? एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो एन का मान कितना है? देखिए एन का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 एक्स की घात एन यानी 1/2 माइनस 1। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इतने आ रहा है 1/2 एक्स की घात, भाई 1/2 में 1 गया तो माइनस 1/2 बचेगा। ये अब घात ये लगी है, ये नीचे ले जाएंगे अपन तो घात काय में आ जाएगी? धन में आ जाएगी, यानी कैसा हो जाएगा कि 1/2 एक्स की घात 1/2 ऐसा आ गया, ठीक है ना। ये अब इतने का मतलब क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ना, यानी हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, इस टाइप से हो गया। तो इतना सारा आपको नहीं करना है, या आप याद रखें कि अंडर रूट एक्स का अवकलन इतना होता है, ठीक है ना। तो ये हमने समझाने के लिए कहा, क्योंकि आपको समझ में भी तो आना चाहिए कि कैसे आ गया ये, ठीक है। तो चलिए आप अवकलन शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखें अंडर रूट 2, ये अंडर रूट एक्स है, सॉरी ये अंडर रूट एक्स है, ये सेकेंड फलन वाला ये, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स ये लिखे रहने दें, यहाँ पर अंडर रूट एक्स ये लिखे रहने दिए अपन ने। आप अंदर अवकलन करना शुरू करते हैं, स्टेप बचा लीजिए आप। एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो 1 आ जाएगा, और 1 यानी अचर संख्या कांस्टेंट यानी डी बटे डी एक्स किसी भी कांस्टेंट अचर संख्या का अवकलन शून्य होता है, यानी 1 का अवकलन शून्य होगा। ये आपने इतना निकाल लिया, हल कर लिया। अब आगे बढ़ाते हैं, तो x + 1 ये जो कहते हैं लिख रहे हैं, इसका अवकलन इतना होता है, कितना होता है? 1/2 रूट एक्स, इस ऊपर हल हो गया, ठीक है। अब नीचे कैसे हल करना है? देखिए वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, यानी नीचे x बचा, तो यहाँ हो गया dy/dx बराबर इतना हो गया। अब एक प्रकार से आपका आंसर यानी तो अवकलन की प्रक्रिया तो कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। इसके बाद आपको ऐसा करना है, इसका गुणा यहाँ कर दें तो ये कितना हो जाएगा? x dy/dx, फिर बाद में भले अपन वहीं पहुँचा देंगे। अब यहाँ देखें इसका गुणा इसमें होगा, क्योंकि ये तो 0 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? रूट एक्स हो गया। फिर अब ये माइनस का गुणा इसमें होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अन्यथा आप चाहें तो इसको ऐसा ही लिख रहने दें, ये ऐसा लिखे रहने दें। भाई अवकलन करना था अपन को, कोई सिद्ध करने के लिए थोड़ी नहीं कहा कि कितना लाना है, तो इतना करके लिख सकते हैं, या फिर ये वाला x को भी नीचे कर दें आप चाहे तो, ठीक है, जैसी मर्जी, है ना। यानी कि आपको व्यवस्थित करना, आपको वैसे कहा गया x के सापेक्ष अवकलन करना यानी dy/dx निकालना, तो इस x को यहाँ ले जाना पड़ेगा, ऐसे कर दें dy/dx, ठीक है। ये x यहाँ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 1/x, फिर इसको व्यवस्थित करके ऐसा लिख दें रूट एक्स माइनस x + 1/2 रूट एक्स, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। अवकलन करना था यानी dy/dx निकालना था। सिद्ध करने की बात होती तो फिर हम इसको किसी और रूप में भी ला सकते थे, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा सवाल है, इसमें लिखा है cos x² का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। cos x का नहीं पूछा, किसका कहा है? cos x²। भाई cos x का होता अवकलन तो आपको सूत्र हमने बताए थे, cos x का अवकलन हो जाता है माइनस sin x, ये सिंपल। लेकिन यहाँ पर इतना नहीं है, यहाँ पर अच्छे से देखिए, यहाँ x² है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर इसका तो सूत्र होता ही नहीं है, तो ऐसे सवालों के लिए जहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर अच्छा x होता तो आप कर लेते ना। तो प्रॉब्लम क्या हो रही ये ना,
तो जो प्रॉब्लम हो उसको आपको टी मान लेना है, यानी प्रतिस्थापन कर लेना है। यहाँ पर चेन नियम लगेगा, श्रृंखला नियम लगेगा। ठीक है, श्रृंखला नियम किस टाइप से होता है थोड़ी आप देख लें। यदि y u का फलन, किसका फलन है, u का, और u x का फलन है, x का फलन है ये, तो यहाँ से देखें, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, y का u के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा, यानी dy du, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, u का x के सापेक्ष हो जाएगा, यानी du dx। अगर हम इन दोनों का गुणा किए देते हैं, यानी dy du और इनटू du dx, तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर ये कट गया, वैसे कटता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ ये भिन्न नहीं है, पर आपकी समझने के लिए कि अगर ये अलग हो गया तो dy dx आ गया ना ये, तो ये कहलाता है एक प्रकार से श्रृंखला नियम। अच्छे समझ जाएंगे। हल करते हैं। अपन ने लिखा हल। सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा, माना y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। अब दिक्कत ये कर रहा था ना, तो इसको आप मान लें t। यहाँ पर लिखेंगे पुनः माना, पुनः माना क्या माने ले रहे हैं इसको, t मान लें, ठीक है ना, t मान लें, t बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर t। तो इसलिए अब क्या बन जाएगा फलन, देखिए y बराबर कॉस, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, t, ये, तो y बराबर कॉस t। क्लियर। अब यहाँ से देखें, यहाँ देखें t का x के सापेक्ष हो जाएगा अवकलन, और यहाँ y का t के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 2 लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो लिख दें यहाँ पर, ठीक है, 1 नंबर डाल दें, इसको 2 नंबर डाल दें। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से t का x के सापेक्ष, t का x के सापेक्ष, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, बहुत छोटी छोटी बात, 12th मैथ्स वाले भी समझ सकते हैं, है ना। t का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, 12th में भी है ये, अवकलन करने पर, BSc स्तर की कक्षाओं में भी है, ठीक है। तो t का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये देखें अपन लिखेंगे dt बटे dx, फिर d बटे dx ये लिखे रहने दिए, ये जो t लिखा था, ये t लिखा था, तो t की जगह पर वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका आपको अवकलन कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, dt dx ये वाला। अब यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर सूत्र लगेगा, याद हो जाना चाहिए आपको। अब d, ये x की घात n, d बटे dx x की घात n बराबर क्या होता है, घात आगे कर दें, n को आगे कर दें, n x की घात n-1, और आगे करके उसको एक कम करके लिख देना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ घात कितनी थी, 2, तो 2 आपने आगे किया, फिर x लिखा, और n-1 यानी 2 ऋण 1, तो 2 ऋण 1 करेंगे, 2 ऋण 1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर फाइनली 1 लिखें, और जहाँ कुछ भी नहीं लिखा रहता है तो उसकी घात, जैसे x लिखा है तो कुछ भी नहीं लिखा है तो उसकी घात 1 मानी जाती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर अवकलन इतना आ गया, ठीक है ना। कौन से सूत्र से, ये वाले सूत्र से, ठीक है। अगर आपको दिक्कत जा रही हो तो चलिए हम यहाँ पर ये पूरा एक बार सूत्र आपको लगा देते हैं स्क्रीन पर। ये आपके लिए ये सूत्र, यदि पहले वीडियो में आपने नहीं देखे हैं तो अब ये सूत्रों को देख करके अच्छे से नोट कर लीजिए। अवकलन तभी आपसे बनेगा जब आप सूत्रों को ध्यान में रखेंगे। तो इन सूत्रों को एक बार नोट कर लें या पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपने समीकरण 1 से t का x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, ठीक है। अब समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। तो समीकरण 2 से काय का अवकलन होगा, y का t के सापेक्ष, y का, तो ये y का t के सापेक्ष, तो यहाँ क्या निकलेगा, dy dt निकलेगा, ठीक है, dy dt। तो देखिए d बटे dt ये लिखे रहने दें, d बटे dt ये लिखे रहने दिए। यहाँ जो y लिखा है तो y का मान t के रूप में लिखना है, तो y का मान t के रूप में कितना है, cos t, ठीक है, ये cos t। अब इसका आप अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ देखिए आ गया dy dt, ठीक है ना।
अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये तो सूत्र लग गया, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस टी का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन टी। हम इस सवाल को 1-2 स्टेप में कर सकते थे, लेकिन हमें मालूम है कि आप में से काफ़ी विद्यार्थी बायो लाइन के भी हैं, तो उनको एक एक स्टेप समझाना ज़रूरी है ना, तभी समझ में आएगी बातें। तो ये समीकरण बन गया, समझ लीजिए 3, और ये वाला बन गया 4। अब 3 और 4 का गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। पर अतः dy dx बराबर dy dt इंटू dy dt, इसका और इसमें गुणा कर देना, यानी समीकरण 3 और 4 का गुणा कर देना, यानी dy dt गुणित dt dx। चलिए अब इसका मान यहाँ पर भर दें, इसके बाद की लाइन में यहाँ बता दूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखना आप, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये dy dx बराबर dy dt का मान कितना आया, dy dt का मान आया माइनस साइन टी, ये लिख दिया आपने माइनस साइन टी, इंटू फिर ये इसका मान हो गया। अब यहाँ dt dx का मान रखें, तो dt dx का मान देखिए कितना निकाले आपने, 2x, तो यहाँ पर लिख दिए 2x। अब इसको व्यवस्थित कर दीजिए और जो t का मान था उसको आपको लौटा देना है, तो 2x को अपन ने पहले लिख दिया इंटू साइन, अच्छा ये माइनस कहाँ जाएगा, बीच में लगाएंगे तो अटपटा लगेगा, कोष्टक लगा के लिखना पड़ेगा, इसलिए माइनस को भी आप शुरू में लगा दें, यहाँ पर ये माइनस लगा दिए, तो 2x ये हुआ, साइन ये हुआ t, तो t का मान लौटा दीजिए। अब t का मान कितना माने थे, t बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, t बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये जो t था इसकी जगह पर लिख दें आपने एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपका आंसर, यानी dy dx बराबर इतना, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। आया समझ में। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक बुलबुले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, कितनी है, हल यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, हल यहाँ लिखेंगे, दिया है बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला को आप मान सकते हैं गोला, है ना, गोलाकार, बुलबुले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ दी गई है ना उनको आपको लिखते जाना है, इजी हो जाएगा सवाल। 2 सेंटीमीटर है। अब आगे कहा है यदि उसकी त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या बढ़ने की दर दी गई है, किसके सापेक्ष दी गई है, समय के सापेक्ष। तो त्रिज्या परिवर्तन की दर, यानी जिसका परिवर्तन करना है तो उसके सामने डी लगाना है, किस में परिवर्तन करना है, आर में, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यानी डी आर बटे डी टी। ये कितनी दी गई है, त्रिज्या परिवर्तन की दर 1/4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 1/4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ये क्या है, त्रिज्या परिवर्तन की दर। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो गोले के आयतन को अगर v बोलते हैं तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी dv बटे dt आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। आया क्वेश्चन समझ में। तो बुलबुले को अपन कैसा मान रहे हैं, गोला मान रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बुलबुले का आयतन बराबर बुलबुले का आयतन, बुलबुला को कैसा मान रहे हैं, गोला, है ना, बुलबुले का आयतन। तो गोले का आयतन आपको भाई सूत्र याद है, 10th में पढ़ा है ना आपने, कितना होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको समझा दूँ, यहाँ v दिया है और यहाँ r दिया है, तो यानी आप dv dr निकाल सकते हैं, लेकिन हमको dv dr नहीं निकालना, हमको तो dv dt चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम dv dt ही ज्ञात करेंगे। चलिए देखें कैसे, थोड़ी सी एक बदलाव करना पड़ेगा, वो आपको समझा देंगे हम अभी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष, श्रृंखला नियम लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर।
विद्यार्थी यही मैथ्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर dv dt ये लिखे, फिर यहाँ पर d बटे dt ये लिख दिए। अब यहाँ जो v का मान है, ये v का मान आपको यहाँ से भर देना है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना। अभी घबराने की कोई बात नहीं है भाई, जो कांस्टेंट है ना 4/3 और पाई अचर संख्या है, इसको आपको निकाल देना है बाहर। कौन से सूत्र से? यहाँ भी सूत्र लगा, d/dx CF(x) ऐसा हो तो कांस्टेंट को आपको क्या करना पड़ता है, बाहर, c को बाहर निकाल दें, फिर d/dx जो फलन है उसका आपको अवकलन करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है। तो कांस्टेंट 4/3 पाई है ना, तो इसको आपको बाहर निकाल देना है अचर संख्या को। तो यहाँ पर 4/3 और पाई ये बाहर निकला, तो d/dt और यहाँ r³ हुआ। अब देखिए यहाँ पर होता क्या था, d/dx सूत्र ये है, d/dx x⁻n, यानी जिसका अवकलन करना है वही नीचे होना चाहिए, उसी के सापेक्ष हो पाएगा, है ना। जैसे यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है d/dt और यहाँ है r है ना। तो r का t के सापेक्ष तो अवकलन डायरेक्ट होगा नहीं, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसको सपोज कर लेना है कि आपको ये t ही है, r को सपोज कर लेना है कि t है, तो t का अवकलन यहाँ मतलब यहाँ पर ऐसा हो जाएगा t⁻3। तो t⁻3 का अवकलन क्या होगा, जो घात है उसको आपको आगे ले जाना है 3, ठीक है ना, 3, फिर t लिखना है, फिर n-1 घात को कम करके लिखना है, यानी t² हो जाएगा। तो इसका अवकलन इतना हो जाएगा, इसका अवकलन इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम t की r की जगह पर t मान रहे हैं, लेकिन लिखेंगे r ही। देखिए एक स्टेप बचाने की ज़रूरत में मतलब एक स्टेप बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 4/3 पाई इसका अवकलन कर दिए, तो इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा 3r ही लिख दूँ, t भी लिख सकते थे, 3r²। इसका अवकलन हो गया। लेकिन वही बात हम बता रहे थे ना कि यहाँ पर आपने क्या माना, मन में क्या माना, एक प्रकार से t ना, तो इसका अवकलन नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, dr/dt, क्योंकि एक्चुअली r का अवकलन t के सापेक्ष नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए dr/dt आपको लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, चिंता ना करें, बड़े आराम से समझें। देखिए r³ लिखा है ना, तो इसका अवकलन कर लिया अपन ने, तो 3r² हो गया। लेकिन यहाँ समस्या क्या जा रही थी कि यहाँ r है, यहाँ t है, ठीक है। अगर यहाँ d/dr ही होता तो नो प्रॉब्लम, यहीं पर आंसर आ चुका होता। यहाँ पर r है, यहाँ t है, यानी r का t के सापेक्ष अवकलन हो नहीं पाया, तो आपने लिख दिया dr/dt, ठीक है ना। इसके बाद की लाइन यहाँ थोड़ी सी समझ लीजिए। ये देखिए dv/dt ये चल रहा है ना, इसको लिखते हैं dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई, ठीक है, 3r²। अब यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा, dr/dt का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 ये लिख दिए। अब इसको आपको हल कर देना है, तो कितना आ जाएगा, ये dv/dt, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 से ये वाला 4 कट गया, ठीक है, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचा, देखिए पाई बचा, r² बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा पाई r², ठीक है ना। अब सवाल ने कहा था कि बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तब आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा था। तो यहाँ कंडीशन लगाएंगे कि जब r बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो dv/dt का मान कितना, dv/dt का मान कितना। तो यहाँ लिखेंगे ये dv/dt का मान आपने कितना निकाला, ये निकाला ना। तो यहाँ ये मान कब निकालना है, जब r बराबर 2 सेंटीमीटर। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ जो r है ना, इस r की जगह पर आपको क्या लिख देना है, 2, ठीक है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये पाई लिखा आपने, ये r लिखा है, r की जगह पर आपने लिख दिया 2, ऊपर कर दिए
वर्ग, ठीक है कि नहीं। अब इसको आपको हल कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, dv/dt r इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये हो गया 4 और ये लिखा आपने पाई। अब ये इसकी इकाई भी आपको लिखनी पड़ेगी, यूनिट लिखना, मात्रक लिखना जरूरी है। तो देखिए भाई ये क्या है, 4 पाई जो निकला ये क्या है, आयतन परिवर्तन की दर है, आयतन परिवर्तन की दर। तो ऊपर क्या है आयतन, नीचे क्या है समय। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, घन इकाई होती ना आयतन की इकाई, तो सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर की घात 3 ऊपर आ गया। और बटे में क्या लिखा है सेकेंड, मतलब समय, dt यानी समय परिवर्तन है ना, यानी समय, तो समय का मात्रक क्या सेकेंड है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ये तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये आंसर कहलाया। आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिए दे रहे हैं, इन्हें आप जरूर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसका अवकलन करना है। इसके बाद आपको करना है e की घात x और उसकी घात 2, यानी e की घात x ऊपर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको करना है e की घात 10x, ठीक है ना। तो ये जो हमने सवाल दिए हैं इनका आप ज़रूर से अच्छे से अभ्यास कीजिएगा, और यदि समस्या जाती है तो कमेंट कीजिएगा, हम यथासंभव उसको हल करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर 1 या 2 वीडियो में हम सदिश विश्लेषण कंप्लीट करने के पश्चात फिर फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग रहे। बीच में मैथ्स की कोई स्टेप अगर आती है तो आप बिल्कुल भौचक्के टाइप से ना रहे कि अरे ये कौन सा सवाल आ गया, कैसी स्टेप, कौन सा सूत्र लग गया। इसलिए प्लीज़ इतना आप अच्छे से सीख लीजिए, जिससे आपको अच्छे से फिजिक्स पढ़ने में सुविधा भी जाएगी और बहुत आपका इंटरेस्ट भी लगेगा, क्योंकि समझ में आता है तभी ना इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो सूत्र अच्छे से सीख करके सवालों का अभ्यास कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए पूरी फिजिक्स वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का, तो इसलिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपका ही फायदा होगा। अगले वीडियो आपको मिलते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा, इसलिए बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थी मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।